हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे। और जैसे कि आप जानते हैं कि हमारी डीएलएड की सीरीज़ चल रही थी और अभी डीएलएड के पेपर कंप्लीट हो गई हैं, तो कुछ टाइम तक उसमें वीडियो नहीं बनाऊंगी। अभी पेपर कंप्लीट हुए, जैसे रिजल्ट आ जाएगा तो उसके बाद दोबारा से शुरू करेंगे। जितना हमारा बचा हुआ है वो आगे बढ़ेंगे, जो अब आने वाले बच्चे होंगे उनके लिए फ़ायदेमंद हो जाएगा। तो तब तक के लिए क्या है कि जैसे हम डीएलएड करते हैं तो उसके बाद हमें जो है टेट की ज़रूरत पड़ती है ना। डीएलएड वालों के टेट फर्स्ट की ज़रूरत पड़ती है कि उनका स्टेट टेट चाहिए होता है या फिर क्या चाहिए होता है, सी टेट चाहिए होता है। तो कुछ टाइम तक हम टेट के ही जो पर्यावरण या अदर्स के इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाते हैं उनको लेंगे। स्पेशली जो है अभी यू टेट है इसी मंथ में, तो यू टेट की ही सीरीज़ यहाँ पे होगी, जो कि सी टेट में भी इक्विवेलेंट फ़ायदेमंद होती है कि यू टेट में भी सेम टाइप के क्वेश्चन आपके बन जाते हैं ना। तो आज हमारा जो पर्यावरण अध्ययन का है यू टेट को ध्यान में रखते हुए इसके कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं। इसी तरह से 10-10, 12-12 करके कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम लाते रहेंगे। और उन इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन में जो टॉपिक ऐसे होंगे कि डिटेल से बताने की ज़रूरत है, जिसमें एक ही टॉपिक में 10-12 अलग अलग तरह से क्वेश्चन बन जाते हैं। मैं पुराने पेपर देख के उस तरह से बनाऊंगी। ये जो है ये 2022 के पेपर से मैंने कुछ ऐसे क्वेश्चन लिए हैं जो कि है रिपीटेड है और जिन्हें हमें याद करने की ज़रूरत पड़ती है ना। कुछ चीज़ें ऐसे हम बुक में से पढ़ के हम समझ के हर बार कर लेते हैं, कुछ चीज़ हमें बार बार रिवाइज की ज़रूरत पड़ती है। तो ये इस तरह के क्वेश्चन है। ठीक है, आज का जो क्वेश्चन है वो शुरू करते हैं। 2022 में जो पेपर हुआ था ये उसका है यू टेट फर्स्ट का। ठीक है, देख लेते हैं। भारत में राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन संस्था कहाँ है? कौन सी राष्ट्र आपदा प्रबंधन संस्था कहाँ है? ये है आपकी नई दिल्ली में। नेक्स्ट क्वेश्चन जो आ जाता है आपका वो है इको मार्क किससे संबंधित है? हमारे जो प्रोडक्ट होते हैं वहाँ पे किसी किसी प्रोडक्ट में इको मार्क लगा हुआ होता है, तो किस चीज़ का सिंबल होता है, क्या दर्शाता है? वो दिखाता है कि ये जो प्रोडक्ट है, ये जो वस्तु है वो क्या है, हमारे पर्यावरण के लिए सही है, हमारे पर्यावरण को डैमेज नहीं करेगी, तो वो दर्शाता है हमारे इको मार्क। हमारे इसमें ऑप्शन था पर्यावरण के लिए सुरक्षित वस्तु से इको मार्क का संबंध होता है, ऐसी वस्तु जो पर्यावरण के लिए सुरक्षित होती है। अगला है विश्व जल दिवस मनाया जाता है। विश्व की बात कर रहा है। विश्व जल दिवस मनाया जाता है 22 मार्च को। कब मनाया जाता है? मार्च में कितनी तारीख को? 22 तारीख को। ठीक है, अगला क्वेश्चन बन जाता है आपका भारत में 1936 में स्थापित प्रथम राष्ट्रीय उद्यान फर्स्ट नेशनल पार्क कब स्टेबलाइज हुआ था? 1936 में हुआ था। उस समय उसका नाम क्या रखा गया था? उसका नाम रखा गया था हैली नेशनल पार्क, और ये कहाँ है? उत्तराखंड के नैनीताल डिस्ट्रिक्ट में है। अभी प्रेजेंट टाइम में इसका नाम जो है ये है जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क, और ये रखा गया था 1956, मतलब 1936 में इसको स्टेबलाइज किया गया था, तब नाम रखा गया था हैली नेशनल पार्क। फिर 1956 में जब हमारा देश आज़ाद हो गया उस समय इसका नाम बदल के रख दिया गया जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क। यानी कि ये ऐसा पार्क है जो कब ब्रिटिश सरकार के दौरान क्या किया गया था? स्टेबलाइज किया गया था। पूरे भारत का पहले है और उत्तराखंड का तो है ही पहले, है ना। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है। इसके बाद आ जाता है ये क्वेश्चन जो ना, ये बहुत बार पूछे जाने वाला क्वेश्चन है, कई बार पेपरों में पूछा जा चुका है। उसके बाद जो बन जाता है ये है आपका भारत में किस राज्य में पानी पंचायत प्रारंभ की गई? पानी की पंचायत प्रारंभ की गई, तो कहाँ की गई है? महाराष्ट्र में। ठीक है, इसके बाद जो आ जाता है ये आपका इकोलॉजी का क्वेश्चन भी बन जाता है साथ में। निम्न में से कौन सा बैक्टीरिया, जीवाणु यानी बैक्टीरिया जल प्रदूषक के सूचकांक होते हैं? जल में प्रदूषण बढ़ेगा तो उसको सूचना देते हैं, उसके इंडेक्स होते हैं, मतलब जहाँ जल प्रदूषण ज़्यादा होगा वहाँ ये वाला बैक्टीरिया ज़्यादा होगा, सूचक के रूप में काम करता है। तो बैक्टीरिया का नाम है कॉलीफॉर्म। यानी कि जहाँ जल प्रदूषण जितना ज़्यादा होगा, पानी जितना गंदा होगा, वहाँ कॉलीफॉर्म की संख्या, कॉलीफॉर्म की मात्रा क्या होती है? उतनी ही ज़्यादा होती है। ठीक है, एक क्वेश्चन और था जल प्रदूषण से लेके कि कहीं पे जल प्रदूषण जब बढ़ जाता है तो क्या इफेक्ट पड़ेगा? तो जल प्रदूषण बढ़ने का मतलब है वहाँ बायोडिग्रेडेबल चीज़ें ज़्यादा होंगी, कूड़ा कचरा ज़्यादा होगा, जिससे क्या होता है वो कूड़ा कचरा सड़ने गलने के लिए जो इन्वायरमेंट की, जो पानी की ऑक्सीजन होती है वो सारा एब्जॉर्ब कर लेती है, क्योंकि उसको टूटने के लिए उससे क्या चाहिए होता है? ये सड़ने करने के लिए उससे ऑक्सीजन चाहिए होती है। अब वो सारी ऑक्सीजन ले लेगा तो क्या होगा? नीचे ऑक्सीजन नहीं मिलती है, जिससे नीचे जो पानी में रहने वाले जैसे मछली होगी, अदर्स जीव जंतु होते हैं, वो क्या हो जाते हैं? मर जाता है। तो सेम क्वेश्चन था इससे, और यही उसका
मीनिंग था उस क्वेश्चन में वो मैंने यहाँ पे लिया है, तो मैंने ऐसे आपको बता दिया। अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो बार बार पूछा जाता है वो है अम्लीय वर्षा से लेके, अलग अलग तरीके से पूछा जाता है। कभी मौका मिलेगा तो अम्लीय वर्षा पे फुल वीडियो आपको बना के दे दूंगी, ठीक है, उसके पूरे नोट्स आपको दूंगी। तो ये है अम्लीय वर्षा में सर्वाधिक मात्रा होती है। तो सबसे पहले अम्लीय वर्षा में होता क्या है, आपका HNO3 होता है जिसे हम नाइट्रिक अम्ल कहते हैं, और सल्फ्यूरिक अम्ल होता है H2SO4 होता है। यानी सल्फर जब वाटर के साथ मिल जाता है तो सल्फ्यूरिक अम्ल बनता है, सेम नाइट्रोजन जब वाटर के साथ मिल जाता है तो नाइट्रिक अम्ल मिल जाता है। इन दोनों में से जो सल्फर की मात्रा होती है वो क्या होती है, ज़्यादा होती है। तो यही क्वेश्चन था, किसकी मात्रा ज़्यादा होती है, सल्फ्यूरिक अम्ल की ज़्यादा होती है। क्या क्या होता है एसिड रेन में, एसिड रेन में होता है आपकी सल्फ्यूरिक अम्ल और नाइट्रिक अम्ल। नॉर्मल जो एसिड रेन का नॉर्मल जो रेंज होती है हमारी वर्षा की वो होती है 5 से 5.5 में, यानी उसका जो pH लेवल होता है नॉर्मल रेन का वो होता है 5 से 5.5। लेकिन एसिड रेन जब 5 से कम हो जाए उसका pH तो वो एसिड रेन में आती है, और जितना ज़्यादा pH कम होगा उतना एसिड रेन की जो मात्रा होगी, एसिड की जो मात्रा होगी उतनी ज़्यादा होगी। तो एसिड रेन कब गिना जाता है, जब उसका pH क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा, 4 से कम हो जाएगी तो और ज़्यादा हाईएस्ट एसिड रेन हो जाएगा। तो अगर 5.5 से ज़्यादा हो जाता है, जैसे 6 हो जाता है, 7 हो जाता है, तो वो क्या आ जाएगा, बेस में आ जाएगा, वो हो जाएगी क्षारीय वर्षा हो जाएगी। जैसे अम्लीय वर्षा है वो क्या हो जाएगा, क्षारीय वर्षा हो जाएगी। लेकिन एसिड रेन का पूछा है तो एसिड रेन में सबसे ज़्यादा क्या होता है, आपका सल्फ्यूरिक अम्ल होता है। इसका pH जो होता है 4 होता है। नॉर्मल रेन का क्या होता है, ये होता है। तीनों क्वेश्चन जो है अलग अलग पेपर में सेम तरीके से पूछा है। कई बार नॉर्मल पूछा हुआ है, कहीं ये तो इसी वाले साल में पूछा गया था और ये भी पूछा गया है पिछले कुछ वर्षों में, ठीक है। अगला जो हो जाता है, अगला है आपका देश में पर्यावरण कानून की समीक्षा के लिए किस समिति का गठन किया गया है। पर्यावरण कानून की समीक्षा के लिए, मतलब पर्यावरण कानून कितना कारगर है, इसके लिए कौन सी समिति बनाई गई थी, इसके लिए बनाई गई थी सुब्रमण्यम समिति। तो ये क्वेश्चन क्या होते हैं, हमें बुक में ईजिली नहीं मिलते हैं, तो इसलिए हमने कलेक्ट करके आपको बता रही हूँ। तो इसी तरह की आगे की भी सीरीज रहेगी, आप कंटिन्यू बने रहना। तो ये हो गया आपके 5 क्वेश्चन। इसके बाद अगले क्वेश्चन को देखिए। तो अगला क्वेश्चन पूछा गया है आपका, भारत में संविधान में क्या जीवन का संरक्षण किस अनुसूची के अंतर्गत किया जाता है। अच्छा, वन्य रहा होगा। भारत में वन्य जीवों का संरक्षण किस अनुसूची के अंतर्गत किया जाता है। कौन सी अनुसूची होती है, अनुसूचित 7। अनुसूचित 7 में ये बताया गया है कि आपको जो वन्य जीव उनका संरक्षण करना है। इसके अलावा अनुसूचित 7 के अलावा जहाँ वन्य जीवों के संरक्षण की बात की गई है वो है हमारा मौलिक कर्तव्य, निर्देशन तत्व या निर्देशन सिद्धांत और आपकी 7वीं अनुसूची। इन तीनों जगहों में क्या है, आपके वन्य जीवों के संरक्षण की बात की गई। उसके बाद जो आ जाता है निम्न ताप प्रिजर्वेशन या क्रायो प्रिजर्वेशन। इसमें क्या होता है, जो भी हमारे बीज होते हैं या परागण होते हैं उनको बचाने के लिए हम बहुत लो टेम्परेचर पर बहुत सालों तक क्या कर सकते हैं, उनको प्रिजर्व कर रख सकते हैं, उनको सुरक्षित रख सकते हैं। तो देखते हैं क्वेश्चन क्या पूछा गया है। क्रायो प्रिजर्वेशन तकनीकी के द्वारा संकटग्रस्त जाति मीन्स दैट संकटग्रस्त जाति उस जाति को बोलते हैं जो खत्म होने की कगार पे है, ठीक है। संकटग्रस्त जाति के बीजों एवं परागणों को लंबे समय तक परिरक्षित यानी सुरक्षित रखने के लिए, प्रिजर्व रखने के लिए क्या किया जाता है। तो जो परागण और बीज होते हैं उनको तरल नाइट्रोजन में रख दिया जाता है जिससे वो कई वर्षों तक सुरक्षित रहते हैं। और जब हमें ज़रूरत पड़ती है, जब हमें लगता है कि जो प्लांट्स का हमने प्रिजर्वेशन किया है वो अपने आप नहीं दिखाई दे रहा हमारे आसपास, वो लुप्त हो गया है, तो हम वहाँ से आर्टिफिशियल तरीके से फिर उसको क्या जर्मिनेट कराते हैं और अपने इन्वायरमेंट में उसको लगाते हैं। तो इसके लिए क्या टेक्निक अपनाई जाती है, इसके लिए जो टेक्निक अपनाई जाती है उसे तर नाइट्रोजन में और एकदम लो टेम्परेचर पे बहुत लंबे समय तक रखा जा सकता है। आज का लास्ट क्वेश्चन है वो है, वायुमंडल की किस परत में वर्षण यानी वर्षा, आंधी, बादल गर्जन, बिजली चमकन ये सब क्रिया होती हैं जो हमें वायुमंडलीय और आकाशीय क्रिया देखने को मिलती हैं, वो किस लेयर में होती है, किस परत में होती है, तो वो होती है हमारी क्षोभ मंडल में। और यह इसको क्या होता है, ट्रोफो
स्फीयर कहते हैं। तो ये थे आज के आपके कितने क्वेश्चन, 9 क्वेश्चन, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। 2022 के पेपर से लिए थे, क्योंकि पेपर में बहुत सारे जनरल क्वेश्चन जो अधिकांश बच्चों को पता होता है, लेकिन कुछ ऐसे क्वेश्चन होते हैं जो हमें बार बार रिवीजन की जरूरत होती है और बार बार पूछे भी जाते हैं। तो ये उससे रिलेटेड थे। ठीक है, फिर मिलते हैं। आपको वीडियो कैसे लगी ज़रूर बताना, और इस तरह की वीडियो की ज़रूरत है या नहीं है वो भी बताना। फिर हम आगे इस तरह की सीरीज़ को कंटिन्यू करेंगे जब तक कि हमारा पेपर नहीं हो जाता है ना। तो ठीक है, फिर बाय, मिलते हैं अपने नेक्स्ट लेक्चर में।